हेलो एवरीवन। आज से हम बायो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली दो टॉपिक्स बटे हुए हैं, बॉटनी और जूलॉजी का। आज हम जूलॉजी के क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जिसके बिना सारे चैप्टर्स अधूरे हैं। दैट मीन्स आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और अदर चैप्टर्स में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस उसमें भी बहुत यूजफुल होते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सटीक तरीके से स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कहते किसे हैं। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो बायो का मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर आप ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बट जी हाँ, हमारा जो शरीर है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल फेज पर नहीं है। यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स ये दोनों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप 11th 12th में हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ता है। अगर आप मेडिकल के लिए पढ़ोगे तो आपको ये तीनों चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर्स जो है वो बेसिकली इसी पर डिपेंड करते हैं। बायोलॉजी जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, वो अपने आप में एक ओशन है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर लाइफ और एटम्स जुड़े कैसे हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल सा डेफिनेशन ही यही होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कार्बन और उनकी चीजें, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर्स का उत्पादन होना। यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी यहाँ पर मैटर करते हैं। इनऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक अगर मिलते हैं हमें तो वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब अगर हम ध्यान देंगे तो बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड्स के होते हैं। अब यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर ये बायोमोलिक्यूल्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स के अगर कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। अब एनसीईआरटी ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से टॉपिक्स को बड़े अच्छे से सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो सब टॉपिक्स में डिवीजन हुआ है इसके अपने ही महत्व है। अब एलिमेंटल एनालिसिस की बात कर रहा है, दैट मीन्स हम इसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स में हम ये देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो बेसिकली अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, दैट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, वो हमारे में भी प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स पृथ्वी और हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ चीजों का ही डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो मात्र उनके परसेंटेज में। उसके बाद हम केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं। अभी केमिकल एनालिसिस क्या होता है जिसको हम डिटेल्ड में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम इसमें सिर्फ इतना जानते हैं कि यही केमिकल एनालिसिस करके ही हम चीजों को बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। फिर हम इसी के बाद बात करते हैं अमीनो एसिड की, देन प्रोटीन, देन लिपिड, देन एंजाइम्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो है वो अपने आप में इतने महारत हासिल किए हुए हैं कि कार्बन कंपाउंड्स है ये सारे, और ये कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, और जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, किस तरह से हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, यहाँ तक कि हमें एनर्जी मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंटल एनालिसिस में। एलिमेंटल एनालिसिस में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, अब हम बात करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस की। एलिमेंटल एनालिसिस क्या है, एलिमेंट्स दैट मींस तत्वों की बात की जा रही है, जो पीरियोडिक टेबल्स में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब एलिमेंटल एनालिसिस एनसीईआरटी ने यह बताया है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है,
इनमें जो एलिमेंट्स है वो एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स एक जैसे पाए जाते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? तो सिंपल सी बात है कि अर्थ क्रस्ट, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, देन ह्यूमन बीइंग have the similar elements but in different percentage. Now we have to study that. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो एक ट्रिक है कौन के नाम से, कौन सिंपल सा अगर पेपर में आए तो हम इसे कर सकते हैं कौन, ठीक है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ ह्यूमन की बात करें, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास ऑक्सीजन है जो 65.5% है। पेपर में ऑप्शंस आते हैं कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन 18.5%, देन नाइट्रोजन 3.3%, हाइड्रोजन 0.5%। एंड सिलिकॉन की बात करें तो बड़ा ही स्ट्रेंज है कि अर्थ क्रस्ट में तो इसकी मात्रा ज्यादा है बट ह्यूमन बॉडी में ये नील है। तो ये हमारा रहा एलिमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल एनालिसिस की। नाउ एलिमेंटल एनालिसिस को हम पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट जो है हमारा सब टॉपिक है केमिकल एनालिसिस। अब ये केमिकल एनालिसिस क्या है? तो केमिकल एनालिसिस को अगर देखा जाए तो सिंपल सा है कि कोई भी लिविंग चीज, ठीक है, कोई भी लिविंग चीज, एनिमल, प्लांट्स, कुछ भी ले लिए, उसको क्या करो, कूच दो, कूच के दैट मीन्स पेस्ट बना दो। पेस्ट बनाने के बाद उसे कपड़े में छान दो। आप देखोगे कि कुछ चीजें जो है वो गिरकर नीचे आ गई और कुछ चीजें जो है वो कपड़े पर परत बना दिया, ठीक है। बस कुछ इसी तरीके का है हमारा केमिकल एनालिसिस भी। अगर हम यहाँ देखें तो लिविंग में कोई भी चीज ले लेते हैं, दैट मीन्स एनिमल और प्लांट्स, टिश्यू ले लिया, एनिमल प्लांट टिश्यू ले लिया, उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर से सुनिए, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, जिसको आप फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉल्युबल करते हैं, इसी में छानते हैं उसे, एक थिक पेस्ट बना लिया कोई भी एनिमल और प्लांट सेल का, और उसे क्या किया मैंने फिल्ट्रेट की मदद से, यहाँ फिल्ट्रेट है फिनल, उसकी मदद से क्या किया, छान लिया। अब जब छान लिया तो देखा कि कुछ चीजें जो है वो पार होकर यहाँ चली आई और कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे बची रह गई, ठीक है। तो जो चीजें यहाँ आ गई एसिड में घुल गई, जो पार कर गई एसिड में घुली, उसे हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। देखिए ये कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, जो चीजें एसिड में आके घुल गई उन्हें हम किसका नाम देते हैं, फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। लेकिन जो चीजें नहीं घुली उसे हम रिटेंटेट का नाम देते हैं। ये दोनों कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में यही फंस जाता है, ठीक है। तो जो नहीं घुलते हैं उसे रिटेंटेट कहते हैं और जो घुल जाते हैं उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी एसिड सॉल्युबल। अब जो ये एसिड सॉल्युबल है ये कितने तरीके के हुए, तो एसिड सॉल्युबल दो तरीके के हैं बेसिकली, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक में पाए जाते हैं वाटर, आयंस। अब अगर आप आयंस की बात करें तो कुछ नहीं, एलिमेंट पर अगर चार्ज आ जाए उसे हम आयंस कहते हैं। देन गैसेस, ये हमारे इनऑर्गेनिक हो गए। अब ऑर्गेनिक में क्या है, तो ऑर्गेनिक में सिंपल हम देखें तो इसका एक कीवर्ड में नाम देते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे वर्ड आता है माइक्रो, माइक्रो दैट मीन्स छोटा, यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना, सिंगल यूनिट, छोटा फ्रैगमेंट जो कह सकते हैं इसे। अब ये जो है देखा जाए कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कुछ पहचान की जाए कि आखिर पहचान कैसे होगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल सा है कि इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से 800 डाल्टन होता है। देन ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, मोनोमेरिक फॉर्म मैंने बताया सिंगल यूनिट की बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, इसके एग्जांपल्स सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन अमीनो एसिड।
क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट है। अब यही यूनिट जब बहुत सारे मिलकर बड़ा यूनिट बना देगा तो उसे हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। ये वही मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो छन नहीं पाए, जो ऊपर ही रह गए, जिसे हम रिटेंटेड कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल हो गए। ठीक है, अब जो एसिड इनसॉल्युबल हो गया उन्हें हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, तो ध्यान दीजिएगा, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, अब जहां पे हम वेट की बात कर रहे थे तो माइक्रो में अगर बात करें तो 8 से 18 डाल्टन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स में तो 10,000 डाल्टन से ज्यादा की है। माइक्रो मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से ज्यादा का है। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, पॉलीमेरिक फॉर्म, और यहाँ माइक्रो में ध्यान दीजिएगा मोनोमेरिक, मतलब बहुत सारे जब सिंगल सिंगल यूनिट्स मिलते हैं, मिलकर ग्रुप बना दिए तो उसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक। पॉली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा और मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो ये पॉलीमेरिक में होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो देखिए, आपने माइक्रो में पढ़ा सिंपल शुगर। अब जब यही सिंपल शुगर बहुत सारा मिला तो बना दिया पॉलीसैकेराइड्स। देन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स है। यही न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे ग्रुप में मिले तो बन गया न्यूक्लिक एसिड, और ये वही न्यूक्लिक एसिड है जिसे आप डीएनए और आरएनए के नाम से पढ़ते हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो बनते हैं प्रोटीन। नाउ इसमें एक और भी है लिपिड। अब मैंने लिपिड को अलग क्यों लिखा, लिपिड को अलग इसलिए लिखा कि इसके जो लक्षण हैं वो है तो माइक्रो की तरह, लेकिन फिर भी ये मैक्रो है क्योंकि ये एसिड में घुल ही नहीं पाए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 है, डाल्टन है, मतलब 800 डाल्टन से कम है। और तो और ये पॉलीमेरिक नहीं है, नॉन पॉलीमेरिक, मतलब लिपिड्स जो है वो बहुत सारे ग्रुप बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसे नॉन पॉलीमेरिक भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा केमिकल एनालिसिस। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।